विशाल गुप्ता जी आगे आगे चलो। ग्रेट। सो हम जो अपना कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसका नाम वैदिक कभी नहीं था। वैदिक को इसलिए अटैच किया गया क्योंकि वेदों से ज्योतिष का उद्गम हुआ। जो हमारी संस्कृति में चार वेद लिखे गए, उन चार वेदों में से अथर्ववेद और कुछ पार्ट यजुर्वेद का जो हमें ज्योतिष से जोड़ता है। और जो ज्योतिष है वो वेदों के चक्षु हैं, यानी कि आंखें हैं, नेत्र हैं। तो ज्योतिष को समझने से पहले आपको अपनी लाइफ में जहां से ज्योतिष का उद्गम हुआ है उन चीजों को पहचानना जरूरी है। क्योंकि ज्योतिष वो नहीं है कि आज हमने बोला कि ये चीज है और ये चमत्कार हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। ज्योतिष को समझने पहले ज्योतिष की परंपरा को जानना जरूरी है। ज्योतिष विद्या का सम्मान करना जरूरी है। अपने मन में उस गुरु तत्व को डालना जरूरी है जिस गुरु के आशीर्वाद से आप आज यहाँ बैठे हैं और जहां से आप अपनी ये नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। ज्योतिष जो शब्द है वो जुड़ा है ज्योति प्लस ईश से। ज्योति मीन्स एक लॉ, ईश मीन्स ईश्वर, ईश्वर की ज्योति है। तो ये हर किसी को ज्योतिष विद्या नहीं प्राप्त होती। पढ़ हर कोई सकता है लेकिन बन हर कोई नहीं सकता। ज्योतिष बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर एक सात्विकता जगानी पड़ेगी। वो सात्विकता जो आपको ग्रहण करेगी और आपको अलाउ करेगी इस ज्योतिष विद्या को सीखने में। ज्योतिष मतलब ईश्वर की ज्योति मीन्स ईश्वर की ज्योति के द्वारा आप उस ज्योतिष से लोगों को उनके मुसीबतों में, उनके प्रश्नों के उत्तर देने में कहीं ना कहीं सफल हो। वो ईश्वर की कृपा है। वो कब आएगी? वो आएगी आपके सात्विक होने से। आपकी इंटेंशंस की जितनी पवित्रता रहेगी उतनी पवित्रता से आप लोगों की मदद कर पाए। अगर आज आपको ईश्वर ने चुना है ज्योतिष विद्या के लिए और आप ज्योतिष विद्या सीखने जा रहे हैं, कुछ लोगों ने सीखी होगी, कुछ लोग सीख रहे होंगे, कुछ लोगों ने काफी टाइम से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले जानना ये जरूरी है क्या ये ज्योतिष विद्या ऐसे ही आ जाएगी? ज्योतिष विद्या सालों साल भी नहीं आती और आने को कुछ महीनों में भी आ जाती। ज्योतिष विद्या तब से थी जब भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। और ज्योतिष विद्या आज भी है। जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तब उनके नामकरण संस्कार के लिए ऋषि वशिष्ठ आए जिन्होंने भगवान राम की कुंडली बनाई। जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तब गर्ग आचार्य के पास गए वासुदेव जी, नंद बाबा जी गए जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किया और उनकी कुंडली देखी। तो ज्योतिष जो है वो आज का नहीं है, युगों युगों से पुराना। ये हमारे उन ऋषि मुनियों की देन है जिन ऋषि मुनियों को आज हम शायद नाम से जानते भी नहीं। तो आपको सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि आई कहां से चीजें। वेद व्यास जी हुए, वेद व्यास जी के पुत्र हुए पराशर जी। पराशर जी से आगे ये चीजें चलती आई। पराशर जी और मैत्रेय उनके जो डिसाइपल बोलेंगे या चेला बोलेंगे या शिष्य बोलेंगे, ये उनका संवाद है जिन्होंने बृहद पराशरा होरा शास्त्र लिखा जिसमें पराशर ऋषि ने संपूर्ण ज्योतिष को अपने हिसाब से अपनी भाषा में समझाया कि ज्योतिष क्या है। बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए जैसे ऋषि वशिष्ठ, गर्गाचार्य, लोमश ऋषि, पराशर ऋषि, इन सब ऋषि मुनियों की देन है कि आज हम इन ज्योतिष को पढ़ने जा रहे हैं। तो जब भी आप ज्योतिष को शुरुआत करें, अपने दिन में ज्योतिष की शुरुआत करें, इन ऋषि मुनियों को प्रणाम जरूर करें। है संतान तो हम ऋषि मुनियों की, कहे जाते हैं बंदरों की, लेकिन हम संतान ऋषि मुनियों की। अगर आपका सरनेम, आपका गोत्र जाना जाए तो वो गोत्र किसी ऋषि की पहचान है। तो यू आर ब्लेस्ड कि आपके साथ ऋषियों का आशीर्वाद है।
प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि हमें उस चीज का ज्ञान नहीं। शायद यहाँ पे होगा, किसी को लगेगा यार ये थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ा रहा है, पता नहीं क्या करा रहा है, लेकिन ज्योतिष की शुरुआत यहीं से ही होती है। वैदिक ज्योतिष मीन्स वेदों के अंदर से निकली हुई जो चीज है। हम वेद नहीं पढ़ पा रहे, हम पुराण नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन हम ज्योतिष का सार पढ़ पा रहे। तो वो सार पढ़ने के लिए भी एटलीस्ट हमारे अंदर एक सात्विकता, एक पवित्रता का होना जरूरी है। पहले समय में ये विद्या सिर्फ ऑफलाइन दी जाती थी और संकल्प से दी जाती थी। शिष्य आएंगे अपने गुरु के पास, कुछ जिस तरह से शिष्टाचार होगा उस शिष्टाचार से भेंट करेंगे, गुरु उनका तिलक करेंगे, कलावा बांधेंगे, संकल्प लेंगे, उसके बाद ये चीज शुरू होती है। लेकिन ऑनलाइन मेथड में हम ये चीज नहीं कर सकते हैं, ना मैं तिलक लगा सकता हूँ ना आप आ सकते हैं। तो आप अपने मन में ही संकल्प धारण करके इस चीज को करें कि आज हम जिस विद्या को लेने जा रहे हैं, ईश्वर भगवान श्री गणेश हमें उस चीज के लिए आज्ञा दे, ताकि हम इस विद्या को अच्छे से ग्रहण करके आगे चल सकें। और मैं इतना काबिल बन सकूं कि मैं उस विद्या को आप तक शेयर कर सकूं। पढ़ाने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन जितना सीखा है वो आप लोगों तक शेयर कर सकूं। तो इट इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपने मन में ही स्वयं से संकल्प ले लीजिए। जिससे भी गुरु से आपने पढ़ना शुरू किया है, जो भी आप गुरु मानते हैं, उस गुरु तत्व को अपने मन में धारण करके इस चीज को शुरू करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन शॉर्ट अगर हम इस चीज को समझ सकें तो ये कुछ शब्द हैं जहां से हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हमें करना क्या है? हमें करना है कि ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से। ज्योतिष विद्या है क्या? ज्योतिष विद्या है 9 ग्रह, 12 राशि और 12 घर। इनके अलावा ज्योतिष विद्या और कहीं नहीं। इट इज अ साइंस। ये एक विज्ञान है जिसको ऋषि मुनियों ने अपनी भाषा में लिख कर दिया, समझाया, और हम अपने गुरुओं से सीखते आ रहे हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करना, एक कुंडली की गणना कैसे करनी, यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किसको बोलते हैं? मैथमेटिक्स को। पराशर ऋषि ने बहुत अच्छे से बोला कि जब आप ज्योतिष विद्या ग्रहण करने जा रहे हैं तो आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में मैथमेटिक्स सबका अच्छा नहीं है। मेरा खुद का नहीं था, ट्वेल्थ में मेरी भी सप्ली थी। मैं खुद कंपार्टमेंट पे आया था, और अच्छी बात थी कंपार्टमेंट के बाद जब दोबारा दिए तो भी 33 नंबर आए थे। तो मैथ्स मेरा खुद का अच्छा नहीं है, तो सबसे नालायक स्टूडेंट इस पूरी क्लास में मैं ही हूँ। ठीक है? तो बेयर विद मी, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना, क्योंकि मैं आपको अपने मार्क्स खुद ही बता रहा हूँ, एडमिट कर रहा हूँ। बट कैलकुलेशन इतनी होनी चाहिए कि आपको प्लैनेट्स की गणना करने में ज्यादा समय ना लगे। समय लगाइए, लेकिन इतना नहीं कि आप कैलकुलेशन भूल जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे ज्योतिष का। कैलकुलेशन करने के, ज्योतिष पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें कृष्णमूर्ति पद्धति केपी एस्ट्रोलॉजी भी आती है, भृगुनंदी नाड़ी भी आती है, और बहुत सारी नाड़ियां आती हैं, चंद्रकला नाड़ी, और बहुत सारे तरीके आते हैं, जैमिनी ज्योतिष आता है, नक्षत्रा पूरी पद्धति आती है। लेकिन जो नींव है, ज्योतिष की नींव है, वो है वैदिक ज्योतिष, जिसको पराशर ऋषि ने अपने शिष्य मैत्रेय को संवाद के रूप में दिया। सबसे पहले जो ज्योतिष का उद्गम हुआ वो कहां से हुआ? वो शुरू हुई भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से। माता पार्वती ने जब जब भगवान शिव से कुछ पूछा, तो शिव जी ने कभी उपाय नहीं दिया। ध्यान से सुनना इस बात को, शिव जी ने कभी उपाय नहीं दिया, शिव जी ने उनको तरीका बताया। उस तरीके की गणना, वो तरीका आज ज्योतिष के रूप में हम पढ़ रहे हैं। ज्योतिष है क्या? ज्योतिष दो चीजों का बना हो, एक कॉज और एक इफेक्ट। जब भी कोई इफेक्ट आएगा आपकी लाइफ में, वो उसका कारण कहीं ना कहीं घटित हुआ होगा, जिसकी वजह से आज वो इफेक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ज्योतिष कंप्लीटली आपके कर्मों की कहानी है। कोई जादुई छड़ी नहीं है, ये रगड़ो जिन निकलेगा और हो जाएगा, ये लगाओ और ये हो जाएगा, ये बहाओ और ये हो जाएगा, नहीं होगा। ज्योतिष आपके कर्मों के सिद्धांत पे बना है। कैसे बना? हम जन्म लेते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्या लेकर आए थे?
क्या लेकर आया क्या लेकर जाएगा, यही सुनते हैं ना। आज से थॉट प्रोसेस बंद कर देना। बोल, क्या लेकर आया? आप लेकर आए अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, आपका पहला आधार कार्ड, योर फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ, जिसके बेसिस पर ईश्वर ने नक्षत्रों की गणना के हिसाब से आपकी एक कुंडली बनाई, और वो कुंडली की स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट लेकर उसने आपको भेज दिया आपकी पीठ पर, कंधे पर ठप्पा लगा के कि जा अब जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। यही था ना डायलॉग डीडीएलजे का। भाई मजाक चलेगा इस क्लास में, क्योंकि मेरी आदत है, मैं इतना सीरियस होकर ना पढ़ा ना पढ़ा सकता। कोई बात नहीं श्रेया जी, गुस्सा मत कीजिए, कोई बात नहीं, हो जाता है, बच्चे करते हैं, कोई बात नहीं। तो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो बात मैं भूल गया। योर फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ, आप क्या लेकर आए हो? जन्म तिथि। उस जन्म तिथि के बेस पर जो आपकी कुंडली बन रही है, वो कुंडली क्या है? वो कुंडली है आपके संचित कर्म, यानी कि जो आप प्रीवियस लाइफ के कर्म करते आ रहे हो, जन्मों जन्मों के, जिनको हम संचित कर्म बोलते हैं। उस संचित कर्म की गठड़ी में से निकले हुए कुछ कर्म, जिसको आप इस जन्म में प्रारब्ध यानी कि डेस्टिनी के नाम पर लेकर आ रहे हो। वो डेस्टिनी का सॉन्ग, वो डेस्टिनी का गीत, वो डेस्टिनी का म्यूजिक आपको तमाम उम्र, जब तक आपकी जीवनी जी रहे हो, जब तक आपने जीना है, श्वासें दी हैं ईश्वर ने, आप उसको भोगोगे। वो सब भोगने के पीछे जो कारण है वो है आपके संचित कर्म। प्रॉपर्टी नहीं मिल रही सर, कोई उपाय बता दो। लगे हुए हैं सब लोग उपाय बताने पे। शादी नहीं हो रही, उपाय बता दो। बच्चा नहीं हो रहा, उपाय बता दो। और तो और गाड़ी लेनी है, उपाय बता दो। ज्योतिष उपायों का खेल नहीं है, ज्योतिष खेल है मुहूर्त का। किस समय पर क्या काम करना है, उसका क्या मुहूर्त है, वो ज्योतिष है। क्योंकि सही समय पर किया गया सही तरीके से काम ही आपका सही तरीके से सक्सेसफुल होता है। और आज जो ज्योतिष को दिया जा रहा है वो किस तरफ से? गर्लफ्रेंड 4 दिन से फोन नहीं उठा रही, सर कोई उपाय बता दो फोन उठा ले। ऐसा चांटा सबसे पहले उसके भी लगना चाहिए जो उपाय बता रहा है, और जो पूछ रहा है उसको तो बस बंद कर दो एक कमरे में और छोड़ दो अंदर एक रॉटविलर डॉग। समटाइम्स हम उस रचे हुए खेल में फंस जाते हैं जहां हमें समझ नहीं आता क्या करें। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जो चीज हम लेकर आ रहे हैं अपने साथ, वो हमें हमारे कर्मों के हिसाब से मिली। वो कर्म पहचानने की जो एक दिव्य ज्योति है, वो ज्योति ईश्वर देता है एक ज्योतिषी को। वो पढ़ के बता सकता है, वो समझ सकता है, वो गणना कर सकता है कि आपकी कुंडली में ये चीज क्यों हो रही है। ज्योतिष को सिर्फ इतना मत समझना। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए, सर आप ज्योतिष सिखा रहे हो, क्या इसमें रेमेडी दोगे? नहीं है ही नहीं रेमेडी। सर फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं। रेमेडीज हैं क्या ये तो जानो। हम सिर्फ रेमेडीज के लिए दौड़ते हैं। रेमेडीज मिल जाएंगी सर, मिल जाएगी। फिर ठीक है सर, ज्वाइन कर लेंगे। नहीं है रेमेडीज, नहीं सर, फिर कोई फायदा नहीं। रेमेडीज डिजाइन की जाती है। कैसे? आपके कर्म को सीधा रखने के लिए। आप प्रारब्ध लेकर आए हो जिस समय आप पैदा हुए, और उसके अंदर चीज दो ही होंगी। एक, या तो भोगो या भोग लो। कारण ये बनता है कि हम सिर्फ डर जाते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसका उपाय ढूंढो। ये नहीं सोचते कि गलत हो क्यों रहा है। एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक दिमाग में एक एग्जाम्पल चल रहा है। कुछ महीने पहले, अराउंड 1 डेढ़ साल पहले, मेरे पास एक पत्रिका आती है, और वो पत्रिका में वो पूछते हैं कि सर मुझे आपसे कंसल्टेशन लेनी है, ये बताइए कि मेरी शादी कब होगी।
मैं कहा जी ठीक है, एक आध दिन में डिस्कस करते हैं और आराम से बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक दो दिन के बाद बातचीत हुई, सर मेरी ना फर्स्ट मैरिज थी, सेकंड मैरिज हुई। ठीक है, क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन बदल गया, ध्यान से समझना इस बात को, क्वेश्चन बदल गया, सेकंड मैरिज हुई। करेक्ट। मैंने उनका चार्ट देखा, चार्ट देखने के बाद मैं अगर कंक्लूजन पे पहुंचूं तो मैंने उनसे स्टोरी पूछी, क्या रहा आपकी लाइफ का। कहते जी मैं जिससे पहले विवाहित थी उसके साथ मेरा डिवोर्स हो गया और मैं उसके साथ अभी लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ काफी समय से। ठीक है, लेकिन हम दोनों दोबारा से विवाह करना चाहते हैं, क्या विवाह सक्सेसफुल रहेगा? मैंने कहा नहीं रहेगा। जो मेरी अल्पबुद्धि बोली, मैंने कहा नहीं रहेगा। कहते कारण। मैं कहा इसका जवाब है तीन। मुझे आप ये बताइए, क्या आपकी आपके छोटे भाई से बनती है? उनका जवाब था ना। मैंने कहा क्या आपका कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर फंसा हुआ है? उनका जवाब था हाँ। और मैंने बोला क्या आपकी फर्स्ट मैरिज नहीं चली? उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि उन्होंने ही कहा था। अब इन तीनों का कारक कौन है? मंगल। और जब उनके मैंने ददांशा चार्ट यानी कि D12 चार्ट से नजर घुमा के उनको बात बोली, तो पास्ट लाइफ में वो मंगल के साथ कुछ इस तरह का कृत्य करके आ रही थी जिसकी वजह से उन्हें इस जन्म में मंगल बदला लेने के लिए आ रहा। 65 लाख की प्रॉपर्टी फंसी, दो भाई हैं, बड़े भाई से बनती है, छोटे भाई मंगल से नहीं बनती। और पति मंगल के रूप में नहीं स्वीकार रहा, नहीं बात हो पा रही। जीवन में पति का अभाव है। ग्रह कौन हुआ? मंगल। कहां से आई ये चीज? पास्ट लाइफ कर्मा से आई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब यहां पर अगर आप बोलो कि आपको मंगल का उपाय देते हैं और आप कर लो, क्या वो मंगल का उपाय कामयाब हो जाएगा? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कर्म क्या है। इस लेवल तक आपको जानने के लिए अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी ग्रिप बनानी पड़ेगी। वो ग्रिप कैसे बनेगी? वो ग्रिप बनेगी कंसंट्रेशन से, सात्विकता से। क्यों हो रहा है? क्यों एक ही रिश्तेदार मेरी लाइफ में मेरा खून पी रहा है? क्यों एक से ही मेरी नहीं पटती? सोचो, इस चीज पे सोचो, तब आपको ज्योतिष एक नई दिशा, एक नई राह दिखाएगा। वो सोच आपको ज्योतिष में कैलकुलेशन लेवल तक लेके जाएगी। अगर यहाँ पे उपाय कर लो, भाई मंगल है, 6 8 छुआरे दोपहर को 2:30 बजे, जब आपका साया आपसे आगे पीछे कहीं घूम रहा हो, तब चुपचाप दबा दो। ना साया घूमेगा, ना छुआरे दबेंगे, और ना कुछ होगा, और दब भी गए तो कुछ नहीं होगा। पहले समझो कि हम भुगत क्यों रहे। क्या सही समय पर सही मुहूर्त में विवाह हुआ था? क्या सही समय पर सही लगन में बहू ने अपने ससुराल में कदम रखा था? ये मुहूर्त की गणना नहीं की जाती। इस गणना के पीछे सारा चक्र निर्धारित होता। जब से आई है ना, तब से घर में कलेश कर रही है। ये नहीं पता कि लाने वाले तो तुम ही थे भाई। तुम ही तो मर्सिडीज में बिठा के लाए। एंटर तब किया जब कुछ ना कुछ मुहूर्त अच्छा नहीं था। वो तो किसी ने नहीं बताया। दोष दे दिया बेचारी आई हुई पे। और चौथे दिन आई हुई किसी पहुंच गई एस्ट्रोलॉजर पे, सर मुझे ये बताओ, मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है, कब टपकेगी ये? अरे भाई, तुम कौन होते हो किसी की जीवन लीला का एक दी एंड लिखने वाले? शब्दों पे मत जाओ किसी के, कि प्रॉब्लम वो क्या बता रहा है। कुंडली से जानो। कानों पे विश्वास मत रखो, आंखों पे विश्वास तब रखो जब आपको 9 ग्रह, 12 राशियां और 12 घर बोल रहे हैं कि हाँ ये सामने वाला व्यक्ति ही सच्चा है। तब कोई कंक्लूड करो। इस लेवल पे ज्योतिष जाने के लिए आपको इन्हीं तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या ये व्यक्ति सामने वाला सच बोल रहा? कह तो रहा है कि मेरा पति ऐसा है, वैसा है, शराबी है, कबाबी है, लेकिन एक्चुअल में तो बेचारा पति ही विक्टिम बना हुआ है। या फिर एक पति बोले जा रहा है कि मेरी वाइफ ऐसे बोलती है और ऐसे बोलती है, लेकिन ये खुद व्यक्ति ही बाहर कहीं ना कहीं गलत है, करप्ट है। वो जजमेंट कौन देगा? आपको तो उसने जज बना दिया कि मेरी कुंडली के ऊपर आप इस चीज का निर्धारित करो, उपाय दो, और आप दे भी दोगे। नहीं, वहां फंसते हैं हम लोग। वहां आती है बैक फायर थ्योरी, जहां हमें उल्टा भुगतना पड़ता कर्मों का।
ज्योतिष बनना आसान नहीं। या यूं कहें कि मेरी स्टेटमेंट अब तक की सारी गलत है, ज्योतिष बनना आज की डेट में बहुत आसान है। ये खाओ और हो जाओ, शुक्रवार को ये पियो और शुक्र स्ट्रांग कर लो, ये रगड़ो, ये नाम लो और ये हो जाएगा, नहीं होगा। ज्योतिष एक गणना है, और वो गणना ग्रहों के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर उसकी कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले अपने मन से ये मिथ निकाल दीजिए कि ज्योतिष के अंदर कुछ चमत्कार होगा। चमत्कार होते हैं, ईश्वर चमत्कार करते हैं, लेकिन उस चमत्कार को करने के लिए आपको साधना बहुत जरूरी है। कौन सी साधना? वो साधना जो हम इस ज्योतिष की जर्नी में करेंगे। कल की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अपनी दिनचर्या शुरुआत कैसे करनी। पंच भूत पूजना, पंच पूजा सबसे जरूरी है आप लोगों के। उसके बाद ही आप अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे, उसके बाद आप अपने ज्योतिष की जर्नी को शुरू करें। चाहे कोई ज्योतिष इसीलिए पढ़ रहा हो कि मेरा 8वां घर की दशा चल रही है, या मेरे चार्ट में कोई कॉम्बिनेशन है, चाहे वो इसलिए पढ़ रहा हो और चाहे वो इसलिए पढ़ रहा हो कि मुझे अपना करियर ही ज्योतिष में बनाना, साधना जरूरी है। बिना तप के ज्ञान नहीं आता। और ज्योतिष जो है वो कुंडली के 8वें भाव से आता है, फ्रॉम द 8th हाउस। 8वां घर कीमत मांगता है। जब तक वो कीमत नहीं चुकाओगे, ज्योतिष तो छोड़ो, ज्योतिष के जा को भी बना नहीं पाओगे। 8वें घर से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आती है, पैतृक संपत्ति। कब आती है? दादाजी गए तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गए। गए तो छोड़ के गए, जब गए तो आंसू भी निकलवा के गए अच्छे अच्छों के। चाहे बाद में प्रॉपर्टी को लेके आप जितनी मर्जी पार्टियां कर लो, करोड़पति बन गए। अगर इस विडंबना को समझ सको, तो वो विडंबना ये कहती है कि आपको इस युग में 8वें घर की चीजों को करने के लिए कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ेगी। और हम लोग आज की डेट में इतने सुखी हैं कि हम वो कीमत किस रूप में चुका रहे हैं? 2 घंटे की क्लास 120 मिनट देकर और कुछ फीस देकर। ये आप लोगों के लिए सबसे इजीएस्ट वे है एक कीमत चुकाने का। लेकिन इस कीमत को छोटा मत समझना। आगे की जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कीमत कैसे कैसे, किस किस ने कब कब कहां कहां चुकाई। बिना कीमत चुकाए ज्योतिष विद्या नहीं आ सकती। किसी ने पार्क में लेटकर चुकाई, किसी ने गुरु के आश्रम में जाकर रूखी सूखी खाकर जमीन पर सोकर चुकाई, किसी ने अपना कोई रिश्तेदार खोकर चुकाई, किसी ने कैसे और किसी ने कैसे चुकाई, लेकिन चुकाई जरूर। बिना कीमत चुकाए नहीं आ सकते। तो बी इन द फ्रेम कि आपको ज्योतिष सीखने के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इसीलिए ज्योतिष को क्या बोला जाता है? ईश्वर की ज्योति। और इसी का एक संदर्भ निकलता है, इसी का एक वक्तव्य निकलता है, जिसको हम एक वर्ड के रूप में बोलते हैं, जो है दैवज्ञ। देवताओं की आज्ञा का पालन करने वाला, उनके अनुसरण करने वाला, उनके अनुसार ज्योतिष में से अपनी जुबान यानी कि अपनी वाणी के द्वारा किसी को कुछ उपाय रूपी शब्द देने वाला दैवज्ञ बनता है। कुंडली पढ़ने की औकात हमारे में नहीं है, ध्यान रखना। कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे शायद आप लोग को बुरे लगे, अपोलॉजीज फ्रॉम माय साइड, बट इट इज द रियल ट्रूथ। कुंडली का क पढ़ने की भी हिम्मत नहीं है हमारे में। अगर किसी ने ये बोल दिया कि मैं कर रहा हूं कुंडली, मैंने बोल दिया आपको, समझ लो वो व्यक्ति आज भी गया और कल भी गया, फ्लॉप। कुंडली तब पढ़ सकते हो जब आपको ईश्वर की आज्ञा होगी, जब आप देवताओं के साथ अपने आप को अनुसरण में लाएंगे। कब? तपस्या से, तप से, सात्विकता से, अपनी प्योर इंटेंट से। यहाँ देवताओं से मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप कहो जी सुबह मैंने धूप जोत जलाई और मैं सुबह से शाम तक बैठा हूँ, ये करे जा रहा हूँ, ये करे जा रहा हूँ। नहीं,
दैट इज नॉट द थिंग। जो चीज है वो ये है कि आपको अपने अंदर को पहचानना है। कहां से पहचानना है? हु एम आई, मैं हूं कौन? मेरा नाम विशाल गुप्ता। यस है। द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर? नहीं भाई। हम उसके मैसेंजर हैं जिसके द्वारा हम आपकी कुंडली पढ़ने के लिए बैठे हैं, बिठाए गए हैं। इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चलो, हो गया फिलोसफिकल थिंग्स। होप आप लोगों को चीजें कुछ क्लियर होंगी। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर एकदम फ्रेशर व्यक्ति कौन है? अल्ट्रा बिगनर, एकदम स्क्रैच, जिसको कुंडली का ऐसे स्क्वायर भी नहीं बनाना आता कि कुंडली यहां से शुरू करें, ऐसे शुरू करें। पीयूष जी। और कोई जी? सर जिसको मैं 9 प्लैनेट्स के बारे में भी नहीं पता, जिसको 12 मैं घर भी नहीं पता। अब पीयूष जी आप हो गए, कंसीडर हो गए आप। बार बार हाथ उठाओगे थक जाएगा यार, कोई फायदा नहीं। और कोई? शिवांगी जी आपको मालूम है चीजों का? अच्छा, चुपे रुस्तम हो आप। चलो ठीक है, गुड। चिराग ही रहने दो यार। आपको तो ऑफलाइन का भी बहुत कुछ पता है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कुंडली का अल्फाबेट स्टार्टिंग से नहीं पता, राइट? कोई बात नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे विद स्क्रैच। स्क्रैच हमारा स्टार्ट क्या होगा, मैं पहले आप लोगों से कंटेंट शेयर कर देता हूं, हमारी यात्रा शुरू कहां से होगी। जो हमारी यात्रा है, जो शुरू होगी हमारी यात्रा, वो शुरू होगी ज्योतिष में पंचांग से। क्यों पंचांग? मैं फिलोसफिकल चीजों पे अभी नहीं जा रहा हूँ, वो बीच बीच में आप लोगों से मैं शेयर करता रहूंगा, बहुत सारी चीजें हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग जुड़ रहे हैं वो ये किताब जरूर पढ़ें। गीता प्रेस वालों की किताब है ज्योतिष तत्वांक। इसको पढ़ोगे आपको ज्योतिष से रिलेटेड बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं ये फोटो भेज दूंगा ग्रुप में। हाँ जी, पूछिए जी प्लीज। Is there a version of it that comes in English? नो, इट इज नॉट इन इंग्लिश, ओनली इन हिंदी। चैट जीपीटी यूज कर लीजिए। बट मैं कहूंगा जितना हिंदी का यूज करेंगे उतना बेटर है। ठीक है, आप थोड़े से एनआरआई टाइप्स हैं तो आपके लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन आप उसको चैट जीपीटी से यूज कर सकते हैं। बट ये पुस्तक लिखी हिंदी में गई। हाँ जी, चिराग जी, शिवांगी जी जो है वो सिंगर है, यस। बट अभी इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं है यार, हम वहां नहीं जाएंगे, धीरे धीरे चीजें आएंगी। हो जाएगा चीजें, डोंट टेक टेंशन। यस। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पंचांग। क्यों पंचांग? पंचांग इसलिए कि आप लेकर के आए हो अपने साथ। क्या लेकर आए हो अपने साथ पूजा जी? क्या लेके आए अपने साथ? पिछले जन्म के कर्म। अरे नहीं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस। जी। उसके बाद ही तो पिछले जन्म के कर्म आए। आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या चीज है? वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका टाइम है और आपका प्लेस। इस चीज को मत भूलना। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे? जा भाई, तू खाली हाथ। हम तो नहीं आए थे खाली हाथ, हम तो अपने साथ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लेकर आए थे, जिसके बेसिस पे हम अपने कर्म का लेखा जोखा भोग रहे हैं। अब उसको भोग लो या भोग लो, मर्जी आपकी, या भाग लो या भाग लो। मीन्स एक व्यक्ति पैदा हुआ और उसने बोला कि मैं पैदा होने के 30 साल का हो गया, अरे यार मेरी किस्मत ही फूटी है, आज तक मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और एक व्यक्ति वो पैदा ही ऐसा हुआ, अंबानी जी के घर पैदा हुआ, अनंत अंबानी आकाश अंबानी। डेस्टिनी स्पीक्स। बट जो दिखता है असल में वो कहानी नहीं होती। उसके पीछे की स्टोरी जानोगे, वनतारा क्यों बनाया जा रहा है उसकी स्टोरी जानोगे तो आपको समझ में आएगी। कभी कुंडली पढ़ना। हम जब किसी को उपाय देते हैं, भैया डेली डॉग्स को फीड करो, हाथी को खिलाओ, राहु ठीक होगा। उस बंदे ने तो पूरा का पूरा इलाका खरीद के वनतारा बना दिया। समझो क्या चल रहा है, इशारा दे रहा हूं मैं आपको। उपाय की बस्ती बना दी उसने, टाउनशिप बना दी उपाय की पूरी, घर बैठे उपाय कर रहा हो। जिसका जैसे सामर्थ्य वैसा उपाय।
हमारे को कोई बोल दे 43 दिन सुबह चींटियों को दाना डालना है, अरे सर कौन डाले, चींटियां है ही नहीं भाई, हम तो फ्लैट में रहते हैं। नीचे उतरो, चींटियां तो छोड़ो, ऊपर से देखो इंसान ही चींटियां लगते हैं, ऊपर से डाल दें क्या। और अगला देख लो, अफ्रीका से तो हिप्पोपोटामस मंगाए उसने 80, पता नहीं कहाँ कहाँ से हाथी मंगवा रहा बेचारा। ये और कुछ नहीं हो रहा, ये लाइफ को स्टेबिलिटी मोड पे लाया जाता है। अब बात करते हैं पंचांग की। जब हम पैदा हुए तो अब एक तिथि पर पैदा हुए। सबसे पहले क्या आता है, आप सभी लोग पेरेंट्स बने हो कभी कभी ना कभी, कुछ एक को छोड़ के। जो लोग पेरेंट्स बने हैं तो उनका एक्सपीरियंस रहा होगा ना कि जब भी संतान पैदा हुई तो बाहर जो अटेंडेंट खड़े होते हैं, सबसे पहले क्या आता है, डेट नोट करते हैं, तिथि। फिर क्या नोट करते हैं, वार, कौन से दिन को पैदा हुआ। फिर हम ढूंढते हैं पंडित जी, पंडित जी कुंडली बताओ। पंडित जी कहते हैं क्या बताना है। पंडित जी वो बताओ कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ। पता नहीं नक्षत्र कितने हैं, लेकिन पंडित जी को इस तरह से बोलेंगे जैसे हम ही ज्योतिषी हैं भाई सबसे बड़े। पंडित जी नक्षत्र कौन सा। अच्छा, अश्विनी में पैदा हुआ है। कौन है अश्विनी। छोटा भाई है तुम्हारा अश्विनी। नक्षत्र, कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ। फिर पंडित जी कहेंगे ये नक्षत्र में हुआ है बच्चा, ये जो बेटा हुआ ना ये इस योग में पैदा हुआ है। योग, अच्छा, ये योग राजयोग नहीं, ये एक योग है। 27 तरह के योग हैं, उनमें से एक योग में एक व्यक्ति पैदा होता है। और फिर आता है कर्ण, तिथि का आधा भाग। ये 5 तत्व हैं। ईश्वर ने हमें 5 उंगलियां दी हैं, 4 उंगलियां एक अंगूठा, इसको 5 उंगलियां कंसिडर कर लो, मतलब मेरी क्लरिकल मिस्टेक्स में मत जाना। 4 फिंगर्स 1 थंब, इसको 5 ही उंगलियां ही बोलेंगे। ये 5 तत्व हैं। जब एक व्यक्ति हाथ से खाना खाता है तो पांचों एलिमेंट है उसके पांचों उंगलियों में। और जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसके अंदर 5 तत्व होते हैं। और जब मरता है तो उसको उसी पांचों तत्व में विलीन किया जाता है। और जब जीता है तो वही 5 तत्व उसके जीने की एकमात्र आधारभूत है। ये 5 तत्व कौन से हैं, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। ये 5 एलिमेंट है। जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होते ही सबसे पहले क्या आता है, कौन से वार को पैदा हो रहा है। वार क्या है, अगर हम बात करें तो वार आता है फायर एलिमेंट में। अभी समझो, जब लिखने की बारी आएगी मैं आपसे लिखवाऊंगा, सब चीजें नोट करवाऊंगा, अभी सब समझो। ज्योतिष को भी समझो। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, सब लोग कहीं ना कुछ नॉलेज लेकर चल रहे हैं। बट मेरा फर्ज है जो पहला भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वहां से मुझे चीज को एंड तक लेके जाना। वार है फायर एलिमेंट, वो एलिमेंट जिसमें अग्नि तत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट है अग्नि। अग्नि का काम क्या है, अग्नि खाना पकाती है। हमारे शरीर में जठग्नि होती है, जठर अग्नि जिसको बोलते हैं, जो खाना पचाने में रखते हैं। अगर वो खराब हो जाए तो हमारा पूरा बॉडी सिस्टम खराब हो जाता है। फायर एलिमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, तिथि। तिथि क्या है आपका, तिथि है आपका वाटर एलिमेंट। हमारी बॉडी के अंदर 71% वाटर है, हम उसके अधीन है। और वहीं पिटते हैं और वहीं मार खाते हैं, वहीं हंसते हैं। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, नक्षत्र। नक्षत्र क्या है आपका, एयर एलिमेंट। ये पंचांग है। दो बचे, एक करण और एक योग। योग क्या है, योग है आपका स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व। और करण है आपका अर्थ एलिमेंट। इन्हीं 5 एलिमेंट के ऊपर पूरा ज्योतिष समाया हुआ। रेमेडीज बनेंगी तो 5 तत्वों की। केला होगा तो 5 तत्वों का। हंसेगा कोई तो 5 तत्व में, रोएगा कोई तो 5 तत्व। क्योंकि हर प्लेनेट एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा। और यही पंचांग आपको आपकी जिंदगी की वो सब चीजें बताएगा
जिसके लिए आप आज तक परेशान हो। अगर आप किसी पुराने ज्योतिष के पास गए हो, ज्योतिषी के पास, कभी ऐसा देखा हो कि कोई ऐसे ज्योतिषी जो कभी पेड़ों के नीचे बैठ के भी प्रिडिक्शंस देते हैं, उनका क्या काम है? वो पंचांग से काम करते हैं। दिखाता हूं आपको पंचांग। ये है पंचांग, दिवाकर पंचांग। 140 रुपए की पुस्तक है। अमेजोन पे 190 200 रुपए तक की पुस्तक मिलती है, ये प्योर हिंदी में। सिर्फ पंचांग से आप वो प्रिडिक्शन दे सकते हो, वो उपाय दे सकते हो, उसको ठीक करने की रेमेडीज दे सकते हो, जो आप शायद एडवांस लेवल पे जाकर भी नहीं कर पाते। आप मतलब हम सब लोग, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीबॉडी। तो पंचांग की कहानी शुरू यहीं से होती है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कंटेंट्स में? पंचांग। पंचांग के बाद हम जाएंगे कहाँ पर? हम जाएंगे, हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? चक्रास। आज की डेट में मार्केट में यही है ना, 7 चक्रास बैलेंस करने की टेक्निक आ गई, एक्टिवेट करने की टेक्निक आ गई है। हम लम शम टम जो भी रम नाम आ रहे हैं, आप लोगों को जानकर शायद किसी किसी को शौक लगे कि ये 7 चक्रा जो हमारी बॉडी के अंदर है, ये सातों हमेशा एक्टिवेटेड रहते हैं, और हम उसको एक्टिवेट करने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। वो एक्टिवेट नहीं किए जाते, उसको बैलेंस किया जाता है। अब हम गए थे, वो ना एक थेरेपी दे रहा था व्यक्ति, वो कह रहा था हम आपके ना 7 चक्रास को एक्टिवेट कर देंगे, जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। हम इतने ताकतवर हो गए कि हम 7 चक्र को एक्टिवेट कर देंगे। ब्रह्मांड की दी हुई चीज को अगर हम हिलाने की ताकत रखते हैं, तो आप और कुछ नहीं, आप स्वयं साक्षात ब्रह्मा प्रकट हुए हैं धरती पे। फिर आपको ज्योतिष सीखने की जरूरत नहीं है, आप तो ब्रह्मा है। हम ब्रह्मास्मि। यहाँ हम ये चीज पढ़ेंगे कि जो आपके 7 चक्रास हैं, उन चक्रास को बैलेंस कैसे किया जाएगा। एक्टिवेटेड तो है, किस शक्तिपीठ पर जाकर, किस मंदिर में जाकर, आपका वो किस दशा में कौन सा चक्र आपका बैलेंस होगा। सबके लिए मूलाधार चक्र में मरकरी नहीं आएगा, प्लैनेट चेंज होगा। फिर हम इसमें करेंगे कि आपको, छोटा सा कंसेप्ट है, कौन सी पूजा करनी चाहिए, दिन की या रात की? दिन में दुनिया लगी हुई है मंदिर की लाइन में, एक व्यक्ति रात को जाता है, माथा टेक के आता है, वो हो इसकी तो लॉटरी लगी, हम तो सुबह शाम जाते हैं, हमारे तो नहीं सुनता भगवान। इसका कोई खास कनेक्शन है? कौन सी पूजा करनी, दिन में या रात में, ये पता। किस ज्योतिर्लिंग पे आपको जाना चाहिए, इसको करेंगे। फिर हम चलेंगे, वन ऑफ माय फेवरेट, जिसकी वजह से आप लोगों का प्यार मिला, ब्लैंक चार्ट। द मोस्ट अवेटिंग सब्जेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज ब्लैंक चार्ट। सबसे ज्यादा टाइम हम ब्लैंक चार्ट पे लगाएंगे, एंड इट्स माय प्रॉमिस कि ब्लैंक चार्ट में जो आप लोगों को मजा आएगा, वो शायद कहीं और नहीं आएगा। इट्स अ प्रॉमिस, क्योंकि अब तो प्रूव हो चुका। बहुत सारी वीडियोस हैं, रिपीटेटिव थिंग्स होंगी, लेकिन ब्लैंक चार्ट पढ़ेंगे। ब्लैंक चार्ट के बाद हम चीजों को पढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। किस किस में हम पढ़ेंगे? इसमें बाधक का कंसेप्ट, बहुत बड़ा कंसेप्ट है बाधक का। फिर हम इसमें पढ़ेंगे आपका अरुण लग्न। हम इसमें पढ़ेंगे चंद्र कुंडली, कंप्लीट स्टडी ऑफ चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, पाका लग्न कुंडली, काल पुरुष कुंडली, D1 चार्ट। यहां D1 चार्ट पढ़ने के बाद हम जाएंगे स्टेप्स ऑफ हाउ टू रीड अ बर्थ चार्ट। फिर इसके बाद हम शुरुआत करेंगे तिथि प्रवेश पे। हम शुरुआत करेंगे बाधक की, मारक की रेमेडीज के साथ। यस, जिन लोगों के मन में कुछ चीज है, वो रहेगी रेमेडीज। रेमेडीज हमारी पंचांग से शुरू हो जाएगी, बाधक मारक, इसके बाद डिविजनल चार्ट्स। कितने डिविजनल चार्ट्स होंगे मुझे नहीं पता, कौन कौन से होंगे मुझे नहीं पता। जो भी होंगे आपको संपूर्ण विश्लेषण के साथ किए जाएंगे। D9, D10, D7, D2 पता नहीं, D60, D60 के बाद कोई नहीं।
ये चीजें करेंगे। स्पेशल फोकस, स्पेशल जो एक डिविजनल चार्ट की एक स्पेशलिटी हम इस बार यूज कर रहे हैं इसमें, D4 चार्ट विद न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी इन D4 चार्ट। कौन सा मकान नंबर आपको लेना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे रहना चाहिए, अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, किस दशा में प्रॉपर्टी ली गई, आपको क्या फल दे रही है, D4 चार्ट से पता। ये कंटेंट रहेगा। इसके बाद अष्टक वर्गा भी आएगा। अष्टक वर्गा के बाद हम दशा लगन भी पढ़ेंगे, कैसे दशा लगन को हम पढ़ सकते हैं और दशा लगन के बेसिस पे हम काम करेंगे। एक्सिस कैसे बनते हैं। एक्सिस के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे जाएंगे, कौन सी पद्धति यूज करने से हम अपना इलाज करवा सकते हैं, कौन सी बीमारी कब हो सकती है, कैसे हो सकती है, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आएगा। मांगलिक दोष क्या है, संक्रांति दोष क्या है, किसी ने सुना है एनीबडी संक्रांति दोष यहाँ पर? नहीं। नहीं। और किसी ने? रचना जी आपने, मैम शायद आपने सुना होगा। अब देखो जी मेरे सर। पास मेरे पास दो तरह के तो मतलब सामने बैठे कैंडिडेट्स एक हैं, एक पीयूष जी हैं जिनको स्क्रैच से समझाना है, एक सामने एक चैलेंजर बैठे हैं जहां से वो टिक और क्रॉस का साइन लगा सकते हैं, ये सही पढ़ा रहा है ये गलत पढ़ा रहा है। तो दोनों तरह के चैलेंजेस मुझे फेस करना है। ये दोष आएंगे, पितृ दोष आएगा, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। कुंडली का पूर्ण रूप से विश्लेषण कैसे होगा ये पढ़ेंगे। कब कहां किसको कैसे रेमेडी बनाकर देनी है ये पढ़ेंगे। पास्ट लाइफ कनेक्शंस ये पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो BTR, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी करेंगे। कोर्स पूरा कंप्लीट होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बेसिक है फिर एडवांस के लिए अलग आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं। ये बेसिक टू सो कॉल्ड एडवांस रहेगा, क्योंकि एडवांस शब्द ज्योतिष में नहीं है। हाँ, हम इसमें नक्षत्र नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नक्षत्र कैसे पढ़ा जाता है। कुंडली के अंदर एक प्लेनेट को 30 डिग्री का स्पेस मिलता है, और एक नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट तक एक पदा में जाता है। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र आता है, उसमें 4 चरण है, 3 डिग्री 20 मिनट पर। तो अगर हम नवांश चार्ट को पढ़ना सीखते हैं, जो कि 30 डिग्री का 9वां हिस्सा है, यानी कि 30 डिग्री डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 3 डिग्री 20 मिनट, तो वो अपने आप में एक नक्षत्र के चरण के बराबर है। तो हम वहां से रेमेडी देंगे, उस चार्ट को पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट जो हमारे इस पूरे कोर्स का रहेगा दैट इज D9 चार्ट, नवांशा चार्ट, और D60 चार्ट। ये दो चार्ट। अभी तक का किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, फिर हम अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। कोई प्रश्न नहीं? नो क्वेश्चंस? हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो चीटिंग है। सर दशा दशा भी पढ़ेंगे हम? हाँ जी, बिना दशा के तो कुंडली का विश्लेषण ही नहीं हो पाएगा ना तृप्ति जी। सॉरी, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं पूरी चीजें शायद बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। सर इसमें प्रश्न कुंडली पढ़ेंगे? आप चाहोगे तो जरूर पढ़ेंगे। ठीक है सर, पढ़ा दीजिए अगर सर। आप मेरा चाहो तो मेरी प्रश्न कुंडली कुंडली मेरी गोचर कुंडली सब कुछ नहीं हाँ जी। मेरी कुंडली नहीं है सर। मेरे क्यों, को आप डेट ऑफ प्रकट बर्थ हुए थे? टाइम। हाँ जी। आप प्रकट हुए थे? नहीं सर, मेरी मदर को ना और डेट नहीं पता, टाइम पता है। टाइम पता है, डेट नहीं पता। ये पता होगा कि कौन से महीने में हुए, फागुन के महीने में, जेठ के हाँ महीने जी, में, विशाख के महीने में, तो बस। दिसंबर। हाँ जी सर, कोई बात दिसंबर नहीं, में। चलते रहो, साथ ठीक है बनाए सर। रखो, क्या पता आपके डेट मिल जाए। ठीक है सर। घबराना नहीं किसी भी चीज से। और एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है कि आप सब लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। साइलेंट क्लास से मेरे को कुछ मतलब मजा नहीं आता। सर जी दूसरी बहुत ही चीज बढ़िया ये है कोर्स कि है सर, आपका बहुत बढ़िया कोर्स है, फैंटास्टिक, लविंग इट सर। अरे थैंक यू सर, अभी तो कुछ शुरुआत नहीं करी आप यार, मतलब ऐसी ना चढ़ाओ यार चने के झाड़ पे। सर। जब ट्रेलर इतना बढ़िया हो तो पिक्चर तो फिर अच्छी होगी सर। सर बाद में कई बार ऐसा होता है, ट्रेलर ट्रेलर रह जाता है, अंदर बाहुबली वो फुस्सा निकल जाता है छोटा सा, ऐसा नहीं है। देखो अभी क्या क्या चलता है, ये आप लोगों का प्यार है। दूसरी चीज ये है कि हम लोग जितने भी जैसे भी जिस हालात में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हालात में मतलब
कुछ लोगों ने ऑलरेडी बेसिक किया हुआ है, कुछ लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। जिसके मन में जो भी सवाल हो, कोई ये कहे कि यार ये बेसिक सवाल है, मैं पूछूं तो सारे लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस भावना को, इस फीलिंग को बाहर टांग कर, कमरे के बाहर टांग कर फिर पढ़ने बैठ। सर ये फर्स्ट हाउस क्यों है, इसको 1 नंबर क्यों लिखा, इसको 2 नंबर क्यों लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक प्रश्न नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। इट इज अ रिक्वेस्ट विद माई फोल्डेड हैंड्स, अपने प्रश्न को अपने मुख के द्वारा दर्शन दीजिए, बोलिए, ताकि आपका अपना डाउट क्लियर हो सके। शायद आपके उस प्रश्न के चक्कर में किसी और का डाउट क्लियर हो जाए जो डर के बैठा, हाय पूछूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, वो कहेंगे इतना बड़ा आदमी अभी तक ये नहीं आता इसको। ऐसा कुछ मत सोचना। जो भी प्रश्न हो, ये 5वां घर है तो क्यों है, यहाँ राशि 2 लिखी है तो कैसे आ गई, ये वाटर एलिमेंट है तो कैसे हो गया, कोई भी प्रश्न हो किसी प्रकार का, आपको पूछना जरूरी। अभी तक का कोई प्रश्न या डाउट है तो पूछिए, फिर हम पंचांग को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सर मुझे हाँ जी पूछना था। प्लीज। हाँ जी। तो जैसे मुझे ना मैथमेटिकल पार्ट्स नहीं आता, बेसिक बस आता है, तो मैथ्स मुझे समझ में नहीं आता कुंडली का, तो वो समझ में आ जाएगा, उसके बिना भी वन कर सकते? प्लस वन 1+1 कितना होता है पूजा जी? सर 2। बस इतना ही है मैथ्स, इतना ही है, ट्रस्ट में इतना ही है। थैंक यू सर। मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस करता हूं, आप लोगों ने एक ट्रस्ट पे ये कोर्स ज्वाइन किया, हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि एक एक पर्सनल, एक एक इंडिविजुअल को जब तक उसका डाउट क्लियर नहीं होगा मैं नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, चाहे उसमें 1 क्लास लगे या 5 क्लास लगे। इट्स अ कमिटमेंट फ्रॉम माई साइड। मैंने जिस जिस बंदे ने भी मेरे से बात की है, जिस जिस व्यक्ति ने बात की है कोर्स के रिगार्डिंग, मैंने एक ही चीज बोली है, ये कोर्स 10 से 12 महीने का है। हो सकता है ये कोर्स 12 महीने से 14 महीने 15 महीने पे चला जाए, जो कि जाएगा। इसमें से कुछ लोग जानते हैं, रिब्बा जी, नम्रता जी, इंद्रप्रीत जी, इन लोगों को पता है ये निकम्मा आदमी है, निठल्ला आदमी है, ये पढ़ाएगा नहीं, घसीटेगा बहुत ज्यादा। तो कोर्स लंबा हो जाए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चीजें विद क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी आनी चाहिए। अगर वो एक्यूरेसी और क्लैरिटी नहीं आ रही तो मेरा पढ़ाना यहाँ व्यर्थ है। क्योंकि मैं आपको अभी बोल चुका हूं कि मेरे यहाँ 2 महारथी बैठे हैं। फर्स्ट चैलेंजर इज मिस्टर पीयूष जी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो जिस बेसिस पे ज्वाइन किया है उसका एस्ट्रोलॉजी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। और एक बैठी है रचना मैम। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं आता आप बिल्कुल प्लीज भी। प्लीज मानो मैम, मैं जो चीज कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ आपको, प्लीज समझो बात को। एवरीबडी हैज सम काइंड ऑफ स्पेशलिटी, सबके अंदर एक स्पेशलिटी है। कोई क्वालिटीज से चल रहा है, स्किल्स के साथ चल रहा है, कोई भोलेपन से चल रहा है, कोई निठल्लेपन से चल रहा है, कोई फकीर की तरह चल रहा है, वो उसकी अपनी स्पेशलिटी। रिस्पेक्ट करो, आगे बढ़ो। लेकिन फिर वही चीज कह रहा हूं, पार्टिसिपेशन और कैमराज ऑन, ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी। डाउट जितने मर्जी पूछो, 1 बार पूछो, 10 बार पूछो, मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पार्टिसिपेशन जरूरी। शायद आगे चलकर थोड़ा बहुत होमवर्क भी मिल जाए तो कर लेना, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी। चलो अब बात करते हैं पंचांग। बोर्ड विजिबल है? बोर्ड विजिबल है? यस सर। ठीक है। आवाज क्लियर है? हाँ जी। हाँ हाँ सर। पंचांग, पंचांग मीन्स 5 अंग। ये 5 अंग ज्योतिष के 5 पिलर है। इन्हीं पिलर्स के बेसिस पे आप ज्योतिष का बहुत बड़ा क्रक्स जान सकते हो और किसी की मदद कर सकते हो।
जिस दिन आज से 7वीं क्लास में पंचांग कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये चीज समझ में आएगी कि पंचांग अपने आप में संपूर्ण ज्योतिष है। और वो संपूर्ण ज्योतिष आपकी जिंदगी में उस ऑर्थोडॉक्स, उस ट्रेडिशनल ज्योतिष की एक पहचान बना देगा, जिसके बेसिस पर आप सामने वाले की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अब ये 5 अंग कौन कौन से? तिथि, वार, नक्षत्र, करण एंड योग। ये 5 हैं और इन 5 को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तिथि मींस डेट, तारीख जिसको बोलते हैं। हिंदी में जो वर्ड है वो है तिथि। तिथि कौन सी तिथि? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नो। यहां वो तिथि आएगी जो हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलती है, जो हमारी सोलर गणना, सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर, 2 तरह के कैलेंडर होते हैं हमारे, एक सौर गणना और एक चंद्र गणना। सौर गणना और चंद्र गणना का मैं आपको पहले ब्रीफ दे देता हूं, फिर हम इस पे चलते हैं। सौर गणना जो होती है, यानी कि वो होती है सूर्य से, जो संक्रांति से संक्रांति पे चलती है। भाई एक चीज ध्यान रखना, सॉरी टू इंटरप्ट, वैदिक ज्योतिष सीखने के लिए जो पेशेंस चाहिए, वो पेशेंस पावर चाहिए दिस मच। केपी सीखो, बीएनएन सीखो, अदर चीजें सीखो, उसमें पेशेंस लेवल कम है, क्योंकि वैदिक इलास्टिक की तरह लंबा 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 चलता जाएगा। किसी को लगेगा पकाने वाला सौदा है भाई ये तो, लेकिन जो पकड़ वैदिक की है, जिसने एक बार भी वैदिक पकड़ लिया, वो कहीं जिंदगी में मार नहीं खाएगा, क्योंकि वैदिक ज्योतिष की जननी है, ये माता है। ये बेसिक नहीं, ये फाउंडेशन है, नींव है। जितनी स्ट्रांग आपकी नींव होगी, उसके बाद आप कुछ भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, काम आपके यही आएगा। लोग ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष को क्यों जल्दी से ज्वाइन नहीं करते हैं? अरे तो बड़ा लंबा कोर्स है, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स हैं, सर कोई ऐसा बताओ जो मतलब जल्दी शुरू और जल्दी खत्म हो जाए। भाई जल्दी शुरू जल्दी खत्म तो आप एक दिन में प्रश्न कुंडली कर लो, बस दैट्स इट। वो भी केपी की होरारी सिस्टम कर लो। एक दिन का कोर्स, एक दिन में आप हाँ या ना में जवाब देना, सामने वाले को बोलो हाँ हो जाएगा या नहीं होगा, बस। लेकिन ज्योतिष में जाने से पहले आपको ये चीजें बेसिक पता होना चाहिए। तिथि बनी क्यों, कैसे वार के नाम आए, कैसे महीने के नाम आए। अगर मैं किसी में यहां से आपसे पूछूं हमारे 12 महीने कौन से हैं, कोई बताएगा प्लीज? 12 महीनों के नाम कोई बताएगा? रचना जी को छोड़ के, रचना जी को छोड़ के 12 महीनों के नाम कोई बताएगा? हाँ जी पूजा जी बताइए प्लीज। चैत्र, वैशाख, सावन, सीक्वेंस सावन नहीं, याद है? श्रावण। श्रावण, चैत्र, वैशाख, जेठ, वैशाख के आषाढ़, बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के आषाढ़, बाद आषाढ़, आषाढ़ के बाद सावन, श्रवण, श्रावण। श्रावण के बाद अगहन, पूस, बात अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। तो पूरा सीक्वेंस याद नहीं है मुझे। ये पूरा कैलेंडर है और एज अ फोटो फ्रेम मैंने अपने पास सामने रखा हुआ। क्लाइंट को मैं यही दिखाता हूँ, इस महीने में आपका जन्मदिन है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं सिर्फ जनवरी से दिसंबर तक। हमारा जनवरी से दिसंबर तक का कोई लेना देना नहीं। ये 12 महीने, ये सौर गणना पे चलते हैं और चंद्र गणना पे चलते हैं। बैक टू द टॉपिक। सौर गणना क्या है? सौर गणना है सूर्य की गणना। सूर्य 30 दिन में अपनी एक जर्नी कंप्लीट करता है, एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित होता है। वो 30 डिग्री, हर प्लेनेट 30 डिग्री के बाद अपनी राशि कंप्लीट करता है, ये ध्यान रखना। ये बेसिक है।
ये सौर मंडल है, पृथ्वी है, कुछ भी आप कैसे भी समझो। इसका जो टोटल एरिया है ये 30 डिग्री का है। हर प्लेनेट को इस ऑर्बिट पे घूमने है, हर किसी का एक ऑर्बिट है घूमने का, सूर्य का, चंद्रमा का, बुध का, शुक्र का, बृहस्पति का, सबका है। किसी की स्पीड तेज है, किसी की स्पीड कम है। जिसकी स्पीड तेज है, जिसकी स्पीड कम है, उसको उस हिसाब से उतना टाइम लगता है चलने में। ये तो नॉर्मल सी चीज है, एस्ट्रोनॉमी इसको बोलते हैं। सूर्य अगर कंप्लीट करता है एक सर्कल तो उसको भी 30 डिग्री चलना है, और शनि जो सबसे स्लोएस्ट प्लेनेट है उसको भी 30 डिग्री ही चलना है। इसलिए शनि जो है वो 2.5 साल में एक राशि बदलते हैं, सूर्य 30 दिन में एक राशि बदलते हैं, और चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि बदलते हैं। तो सबसे तेज चलने वाला प्लेनेट कौन है? फास्ट मूविंग प्लेनेट इज चंद्रमा। और पूरी कुंडली में 9 ग्रहों में सबसे खतरनाक प्लेनेट कौन है? वो भी चंद्रमा है। राहु केतु पे मत जाना, अरे तुम्हारी राहु की दशा चल रही है, राहु खराब है, उपाय कराओ। ये चंद्रमा है, जो चंद्रमा की अंतरदशा में फंस गया वो फंस गया, वो नहीं निकलता आराम से। तो हर प्लेनेट को अपना एक सर्कल कंप्लीट करने में अलग अलग समय लगता है, लेकिन करना कितना है? 30 डिग्री ही चलना है। चलना सबने 30 डिग्री है, कोई 40 डिग्री नहीं चलेगा, कोई 31 डिग्री नहीं चलेगा, कोई 25 डिग्री नहीं चलेगा, चलेंगे सब 30 डिग्री। कोई ऐसे चलेगा, कोई ऐसे चलेगा, कोई ऐसे चलेगा, चलेंगे ऐसे। ऐसे ऐसे का मतलब है वक्री मार्गी, जो बहुत सारे शब्द पढ़ते हो, शनि हो रहे हैं वक्री, लगेगी लॉटरी, आधे जाएंगे धड़ाम, आधे होंगे ऐसे। इन सब चीजों के भी मत जाना भाई। हाँ जी चिरागी बोलिए। भैया ये 30 डिग्री वाला कंसेप्ट एक बार दोबारा बताना कि वो 30 डिग्री क्या चीज है और कहाँ से 30 डिग्री बन रहा है ये। तुम संडे को आओगे, 30 डिग्री तुम्हारे को वहां घुमाएंगे, चिंता मत करो ऑफलाइन में। ठीक है भैया। 360 डिग्री का पूरा जोडिएक बना, पूरा। इस 360 डिग्री को 12 भाग में बांट दिया गया। 30 डिग्री पीयूष जी कहां गए? सर ये बनेगा पहले ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल, यहां से ऐसे करके ऐसे करके, ओके। इसके बाद आपने लगाना है ऐसे क्रॉस, फिर ये बन गई कुंडली। ओके। अब ये कुंडली के अंदर ये जो खाने बने हैं, ये खाने बने हैं 12, इसको हम बोलते हैं 12 भाव या हाउसेस या घर, और कोई शब्द हो तो बता देना भाई। 360 डिग्री, ये पूरी कुंडली जो है वो 360 डिग्री का घेरा है। इसको आप स्क्वायर मान लो, गोल बना लो, क्योंकि जब पुरानी कुंडली आपने देखी होंगी तो गोल भी थी, कोई त्रिकोण शेप में भी थी, सबकी शेप अलग अलग थी। तो जो टोटल इनका एरिया है, एक प्लॉट समझो, एक प्लॉट, ये यूनिवर्स है, प्लॉट 360 डिग्री का ही है। इस 360 डिग्री को 12 से डिवाइड कर दिया तो 30 डिग्री आ गया, यानी कि ये घर भी 30 डिग्री का, ये घर भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, सारे चलते चलते 30 डिग्री के हो गए। तो 30 डिग्री इंटू 12 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये एक कुंडली है जो पूरी 360 डिग्री पे घूमती है। अब चिराग जी क्लियर हो गया? यानी कि जो प्लेनेट यहां पे होगा उसको इस घर में कितनी जगह मिली? बोलो भाई, जोर से बोलो, जय माता दी। आवाज नहीं आई। 30 डिग्री। 30 डिग्री 30 डिग्री। जी। मैंने फिर बोला भाई मेरे को पार्टिसिपेशन चाहिए, मेरे को साइलेंट क्लास में मजा नहीं आता है। मैं अपने आप को पिन कर देता हूं, आपको बोर्ड थोड़ा सा इजी विजिबल हो जाएगा। अभी क्लियर है ना? जी। तो एक प्लेनेट कहां घूमेगा? इसी घर में घूमेगा ना। 30 डिग्री की उसको जगह मिली है, उसका प्लॉट, उसका मकान, उसकी खोली, उसका क्वार्टर, उसका जो चौल, जो भी बोल लो, समझ लो जिस भाषा में, वो 30 डिग्री का एरिया है। 30 डिग्री के बाद वो दूसरे घर में चला जाएगा। क्लियर है? जी। तो यानी कि जब वो 30 डिग्री का हो जाएगा तो 30 डिग्री के बाद वो दूसरे घर में चला जाएगा।
अब यहां पर घर का क्या मतलब है? घर का मतलब है राशि। यहां वो घर नहीं, मतलब जो, क्योंकि यूट्यूब पे इसका तो बहुत सारा क्रिटिक्स बन जाएगा। सूर्य जो है 30 डिग्री के बाद वो अगली राशि में चला जाएगा, और राशि किसी घर में होगी। तो 30 डिग्री सूर्य चलता है। जैसे मकर संक्रांति आती है, कब आती है? 14 जनवरी को। उस समय पर सूर्य 10 नंबर राशि में चले जाते हैं, मतलब वो अपना घर चेंज कर लिया उन्होंने, अब वो 10 नंबर राशि में चले गए। 10 नंबर राशि किसी घर में होगी ना, ये मतलब है। एक है सौर गणना, सौर गणना, और एक है चंद्र गणना। इन दो के बेसिस पे ही पूरा का पूरा ज्योतिष टिकता भाई। कैसे? मुझे ये बताओ, महाभारत किस किसने देखी थी? बस 3-4 बंदों ने, और किसी ने महाभारत नहीं देखी? देखिए तो चलो ठीक है। महाभारत के समय में अज्ञातवास जो हुआ था, उनका अज्ञात वर्ष जो हुआ था, 13वां वर्ष, यानी कि 12 साल का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास। उसके बाद वो अज्ञातवास जो था वो कैसे टूटा था? युद्ध से। विराट के यहाँ जो युद्ध हुआ था वो चीचक युद्ध वाला, हुआ था जिसमें उससे अर्जुन उनका ब्रह्मण्ला का वेश धारण करके, जिन्होंने सभी के वस्त्र हरण कर लिए थे, कर्ण के, दुर्योधन के, पितामह के, आचार्य के, कुल गुरु के, सबके। तो सूर्य जब ढला था ऐसा कुछ था, उससे हाँ, अभी हुआ। बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसके बाद ना शंख बजाया था बहुत जोर से, अज्ञातवास टूट गया। और अगला एपिसोड शुरू हुआ था बी आर चोपड़ा का, मैं समय हूं, अर्जुन ने बजाया शंख, अब क्या होगा देखते हैं आगे। सडनली जब ये नंबरिंग खत्म हुई तो वहां एक सभा चल रही थी, किसकी? कौरवों के शिविर में एक सभा चल रही थी उनके महल में। दुर्योधन लाल पीला नीला काला होके बैठा हुआ था। क्या कह रहा था दुर्योधन? अज्ञातवास तो हमने भंग कर दिया। भंग का मतलब था हमने उनको पहले ही धप्पा कर दी। वो देख खेलते थे ना आइस पाई, लुका छिपी। युधिष्ठिर अपना, इनके पिता का नाम था धृतराष्ट्र, वो बैठे थे बेचारे आराम से ऐसे। ठीक है जी। शुरुआत हुई भीष्म पितामह से। उन्होंने पूछा आचार्य द्रोण से, कुलगुरु कृपाचार्य से, कुलगुरु आप ही मार्गदर्शन करें कि ये पकड़े गए या क्या हुआ। तो कुलगुरु कृपाचार्य कहते हैं कि दोनों गणनाओं के मत से, सौर गणना और चंद्र गणना के मत के अनुसार, पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण होता है। ये ही लाइन थी, सुन लेना आज रात को दोबारा यूट्यूब पर डाल के, सौर गणना और चंद्र गणना। क्योंकि मुझे तो याद करने का एक ही तरीका आता है, वो यही है इवेंट्स के साथ। जैसे किसी ने अगर, वो कौन सी मूवी आई थी, स्लम डॉग मिलेनियर, उसके बेचारे के पीछे पड़ गए थे। वो कहता मेरे को याद ही इवेंट ऐसे हुए थे, मैं ऊपर से प्लेन जा रहा था, मैं नीचे गिर गया, तो मुझे वही इवेंट याद हो गया। मुझे भी चीजें ऐसे ही याद रहती, बिकॉज इट इज द मोस्ट एंड ओनली इंटरेस्टिंग वे टू रिमेम्बर द थिंग्स। तो जब वहां पर ये बोला गया कि सौर गणना और चंद्र गणना मीन्स, सौर गणना मीन्स संक्रांति से संक्रांति, वो सूर्य कैलेंडर चलता है। हर महीने संक्रांति आती है, महीने में एक संक्रांत आती है। सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। वो कब आती है? 13 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में। 13, 14, 15, इन 3 तारीख में से एक में आती है। कभी कभार 16 पे आती है, अधिक मास आ जाएगी। सूर्य 30 दिन में अपने एक राशि परिवर्तन करते हैं, दूसरे घर में चले जाते हैं। और दूसरा ये होता है सौर गणना, यानी कि सूर्य का कैलेंडर, सोलर कैलेंडर। तृप्ति जी, आपको नींद आ रही है मैम? भाई जागते रहना, जहां लगे बोर कर रहा हूं बता देना। जी जी जी। दूसरी गणना आती है चंद्र गणना। चंद्र गणना मीन्स पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, या अमावस से अमावस तक। वैसे तो पूर्णिमा से पूर्णिमा की नहीं जाती। अब पूर्णिमा और अमावस ये दो चीजें हैं, क्या हैं? चंद्रमा का 27 नक्षत्रों में भ्रमण करने के बाद 30 दिन का पूरा कैलेंडर बनना, ये बताता है चंद्र गणना।
कुछ लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा तक महीना काउंट करते हैं, और कुछ लोग संक्रांति से संक्रांति पे चलते हैं। बात एक ही है। चंद्रमा जब 30 दिन लगाता है तो वो 30 दिन कौन से होते हैं? वो दो पक्ष में बन जाते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष मीन्स पहली तिथि से पूर्णिमा तक, और कृष्ण पक्ष मीन्स पहली तिथि से अमावस्या तक। एक चढ़ता पक्ष जिसको हम उजाला पक्ष या चानना पक्ष बोलते हैं, और एक को हम बोलते हैं अंधेर पक्ष या गिरता हुआ पक्ष, जो भी आप अपनी वर्डिंग में बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ द मून। हाँ ठीक है, पता होना चाहिए वर्ड इसको। हिंदी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष से बेटर क्या है? तो यहां पर चंद्र गणना आती है। अब यहां जो तिथि बनती है, यहां तिथि बनती है चंद्रमा से और वहां तिथि बनती है सूर्य से। लेकिन एक्चुअल में जो तिथि है, जब हम तिथि प्रवेश करेंगे, वो तिथि बनती है सूर्य और चंद्रमा के मिलन से। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों की डिग्रीज में 12 डिग्री अप्रोक्सीमेट का फर्क आता है, तो एक तिथि का जन्म होता है। वहां पर एक तिथि बनती है, और उस तिथि पे जब कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वो तिथि उसको दे दी जाती है, गले में हार डाल दिया जाता है, आज हमारे घर संतान हुई, तिथि थी ये वाली। लेकिन हम यूज क्या करते हैं? बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखी गई तिथि, जो हमारे सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें काम आती है। लेकिन हमारी जो जीवनी है, हमारा जो जीवन है, जो कर्म है, वो सिर्फ उस तिथि पे चलता है। तो हमें कौन सी तिथि लेनी है? हमें तिथि लेनी है जो सूर्य और चंद्रमा के मिलन से एक तिथि का निर्माण होता है। अब ये तिथियां कौन सी? ये तिथियां हैं 15। पहली तिथि को बोलते हैं प्रतिपदा, दूसरी तिथि को हम बोलते हैं द्वितीय तिथि, तीसरी को बोलते हैं हम तृतीया, फिर आती है चतुर्थी तिथि। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, इसका वो आपको मिल जाएगा, क्या कहते हैं, फ्लायर टाइप्स भेज दूंगा मैं ग्रुप में। चतुर्थी तिथि, पांचवी तिथि को यानी कि फिफ्थ को बोलेंगे पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि, सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि, नौमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। ये चतुर्दशी तक, प्रतिपदा से चतुर्दशी तक, ये दो पक्ष में आएगी, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। अगर शुक्ल पक्ष है, चढ़ता हुआ पक्ष, तो चतुर्दशी के बाद क्या आएगा? पूर्णिमा। और अगर ये कृष्ण पक्ष है, तो चतुर्दशी के बाद क्या आएगा? अमावस। ये तिथियां हैं। आप इन तिथि पे पैदा होते हो। अब अगर आप कोई पैदा हुआ 5 तारीख को, जरूरी नहीं है वो पंचमी तिथि हो सकता है वो शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो, या कृष्ण पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, दशमी, कुछ भी हो सकता है। आपको इस तिथि का ध्यान रखना। यही तिथि आपके जन्म दिवस का भी निर्माण करती है। हर साल आपका जन्मदिन एक ही तिथि पे नहीं आएगा। उर्वी जी, आपका बर्थडे कब आता है? 18 जनवरी को। 18th ऑफ जनवरी। हर साल 18th ऑफ जनवरी को इनका बर्थडे नहीं है भाई। हाँ, तिथि के हिसाब से। जैसे जन्माष्टमी एक तिथि पर नहीं आती, जैसे रामनवमी एक तिथि पर नहीं आती, अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, नवरात्रे एक तिथि पर नहीं आते, दीपावली एक तिथि पर नहीं आती, होली एक तिथि पर नहीं आती। बड़े बड़े संत महापुरुष जिनकी धरोहर है ये भारतवर्ष, उनका भी जन्मदिन एक तिथि पर नहीं आता। ऐसे ही हमारा जन्मदिन भी एक तिथि पर नहीं आता। वो हम तिथि प्रवेश मेरा तो करें। बर्थडे ही नहीं आता है सर हर साल। आप सर, आप भी 29 प्रकट हुए हैं फिर तो यही नहीं कर। नहीं सर, 29 फरवरी का है सर। तो 4 साल में एक बार तो आएगा। यस यस, 4 साल। ईश्वर ने तो आपको फिर बहुत अच्छे तरीके से नवाजा है सर। तिथि के हिसाब से तो आएगा। हाँ, तिथि के हिसाब से आएगा, बर्थडे वैसे नहीं आएगा, इसलिए मैंने कहा। आएगा सर, आएगा। यही तो प्रॉब्लम है ना। अभी 29 तारीख को पैदा हुआ बंदा, गया तो लीप ईयर में है। स्कूल में बच्चे चढ़ाते थे, यार क्या तू तो 4 साल में एक बार पार्टी देगा। तिथि तो काम आएगी। वो तिथि ही आपका जन्म दिवस है, और उस तिथि का आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि तिथि कौन सा एलिमेंट है जो मैंने बताया था आपको? फायर। फायर। अरे भाई, तिथि वाटर एलिमेंट है। जल। सॉरी सॉरी। अरे डोंट बी सॉरी। हमारी क्लास में सॉरी थैंक यू नहीं चलेगा। गलतियां होंगी तभी याद होगा। तिथि है वाटर एलिमेंट। तिथि कितनी है? 1 से 15 तक।
प्रतिपदा से पूर्णिमा और अमावस तक। ये तिथि जो है दो पक्ष में जाती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक दोनों पक्ष रहेंगे। पूर्णिमा वाला शुक्ल पक्ष है, अमावस वाला कृष्ण पक्ष। ये आपको ध्यान रखना। अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है, जो भी हमारी तिथि है हमें जिस तिथि पर हमारा जन्म हुआ है, हर तिथि को एक प्लेनेट दिया गया, ग्रह दिया गया। हर तिथि का एक मालिक है। वो मालिक कौन है? वो एक प्लेनेट है। प्लैनेट्स कितने हैं? प्लैनेट्स 9। हैं 9। 9। कौन कौन से प्लैनेट हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। राहु केतु उपग्रह हैं, लेकिन हम यहां प्लैनेट्स बोलते हैं। 9 प्लैनेट्स हैं। इन तिथियों को हर एक प्लैनेट निर्धारित किया गया, कौन सी तिथि का कौन सा प्लैनेट है। वो प्लैनेट इस तिथि को रूल करता है। आप पंचमी में पैदा हुए, षष्ठी में पैदा हुए, सप्तमी में पैदा हुए या अष्टमी में पैदा हुए, उस हर तिथि का एक मालिक है। जैसे प्रतिपदा तिथि का मालिक है सूर्य। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं। प्रतिपदा तिथि का मालिक है सूर्य। कोई व्यक्ति किसी भी महीने के, अश्विनी में, श्रावण में, भादों में, फागुन में, ज्येष्ठ महीने में, किसी महीने में तो पैदा हुआ होगा ना, क्योंकि 12 महीने, 12 महीने में से वो किसी पक्ष में पैदा होगा, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, और उस पक्ष की कोई तिथि होगी। मान लो प्रतिपदा तिथि है। अभी हम बाकी चीजों को छोड़ देते हैं, सिर्फ तिथि पकड़ लेते हैं क्योंकि समझाना जरूरी था। प्रतिपदा तिथि का मालिक है सूर्य, और व्यक्ति पैदा हुआ जिस दिन, वो प्रतिपदा तिथि बनी किसी भी महीने के किसी भी पक्ष की। मोटिव यह है कि हमने तिथि लॉर्ड लेना है। तिथि लॉर्ड, तिथि लॉर्ड मींस जो हमारी ये तिथि है, इस तिथि का लॉर्ड, ये जो मैंने लिखा है, इसके आगे सूर्य इसका मालिक है। सभी के मैं लॉर्ड्स लिखवाऊंगा आपको। ये जो लॉर्ड है, इसकी कंडीशन हमारे चार्ट में कैसी है, ये आपको बहुत बड़ा विवरण देगी। किस चीज में? तिथि का बताने में। तिथि है कौन, तिथि हमें देगी क्या। तिथि लॉर्ड हमें बहुत चीजों में मदद करता है। तिथि लॉर्ड पैसे को भी बताता। आज आंखें खुल जाएंगी भाई, मैंने आपको बोला था फर्स्ट क्लास में पंचांग के बाद आप प्रिडिक्टिव लैंग्वेज पे आ जाओगे।
मैं अपनी कमिटमेंट नहीं तोड़ूंगा, तोड़ूंगा तब जब कैमरास ऑफ होंगे या पार्टिसिपेशन नहीं होगा। कट टू कट, सीधी सी बात। तिथि लॉर्ड आपका जो भी है, लो शिवांगी जी को तो पहले टेंशन होगी, मेरा तिथि लॉर्ड परेशान कौन है जी आपका तिथि लॉर्ड, बताओ देवी जी। I just checked. It's Shukla Trayodashi, according to AstroTalk. ठीक है, कोई बात नहीं। तो कौन है वहां पे त्रयोदशी लॉर्ड, कौन है त्रयोदशी लॉर्ड आपका जो बनता है, दैट इज जुपिटर। Oh, okay. I didn't know that. अब चलो इन्हीं का ले लेते हैं, त्रयोदशी लॉर्ड हुआ जुपिटर। जुपिटर अगर एलिमेंट कौन सा है तिथि का, वाटर। अगर वो चार्ट में 159 साइंस में बैठ गया तो क्या होगा? इट्स अ ब्रॉड ब्रॉड हिंट। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर एंड यू विल गेट द फर्स्ट प्रेडिक्शन रिलेटेड टू योर तिथि लॉर्ड, क्या इफेक्ट आ रहा है। वाटर एलिमेंट 159, यानी कि 159 जो राशियां होती हैं वो राशि अग्नि तत्व की होती हैं। अभी घबराओ मत, मैं सब चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अभी हमारी क्लास कोई शुरू नहीं हुई है, अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन। हर राशि का एक तत्व है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 5 तत्वों का खेल है भाई सारा, पूरी कुंडली। 159 फायरिंग साइंस है। अगर आपका तिथि लॉर्ड जो वाटर एलिमेंट है और वो अगर फायरी साइन में बैठ गया तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। पैसे को क्या लग गया? पैसे की हालत कैसी हो जाएगी? ये हो गई। Not very good. शिवांगी जी, आपका जो तिथि लॉर्ड है जुपिटर, इन विच साइन इट इज सिटिंग? It's sitting. Oh, it's sitting in Pisces in 12. इन 12। Yeah. 12 is the rashi of Yeah. water. Pisces water. Yeah. Water. It means water element in water. So it's a good thing. Yes, it's a good It's thing. in a तभी तो comfortable जैसे ही place. आपने बोला कि कब कोर्स शुरू हो रहा, तो उसी हिसाब से विद इन मिनट यू पेड द फी ना। Yeah, I did. ऐसा है ना भाई, समझो। Oh my God. पैसे से वंचित नहीं रहोगे आप जिंदगी में, ये बात तो पक्की है। और भी कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन एक बेसिक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। अभी तक पंचांग किसी ने पढ़ा हुआ? एनीबडी हु रीड्स द पंचांग? नो रचना सर। जी, आपने आपने पढ़ा हुआ है क्या? ये चीज आपने रिलेट की है पहले कुछ ऐसा? मैम प्लीज स्पीकर ऑन कर लीजिए। नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा ये। तिथियों के लॉर्ड्स नहीं पढ़े मैंने। चलो कोई बात नहीं। यहां तिथि बहुत बड़ा विश्लेषण लेकर आएगी, क्योंकि तिथियां जो हैं 15 तो हैं, लेकिन इनके अलावा इन तिथियों की कैटेगरीज भी हैं जो हम से स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको जो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, आपको अपने जन्म की डिटेल्स जो जाननी है वो ये जाननी है कि आपका जन्म कौन सी तिथि को हुआ। कैसे जाननी है उसका एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। एवरीबडी हैज लैपटॉप्स। जगन्नाथ होरा एक सॉफ्टवेयर है जो फ्री सॉफ्टवेयर है। जगन्नाथ होरा, जे होरा, गूगल पे डालोगे जे होरा फ्री डाउनलोड, तो उसका साइट आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, विद इन 5 मिनट्स वो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। एप्पल का मुझे मालूम नहीं, एप्पल में नहीं होता है वो, एंड्रॉयड में हो जाता है। एंड्रॉयड मतलब विंडोज में हो जाता है, सॉरी। तो उसमें जब आप इसको करोगे तो आपको कुछ विंडो मिलेगी। कैसी, मैं आपको शेयर करता हूँ, रुकिए। सर ये आप जो बोल रहे हैं तिथि जो होती है वो वाटर एलिमेंट की होती है, सो दैट मीन्स जितनी भी तिथि के लॉर्ड्स है वो वाटर साइन में होने चाहिए। अभी अभी ऐसे नहीं, अभी तो प्रीमियम चल रहा है। गुप्ता जी ने बोला तो सही, अभी तो प्रीमियम चल रहा है भाई। रुको, ओके। रुको तो सही। ये जगन्नाथ हो रहा है, स्क्रीन विजिबल है? Yes. ये एक चार्ट ओपन है ऑलरेडी किसी का।
इंद्रजीत जी हैं यहाँ पे? ये वही चार्ट है 13 जनवरी 1980 वाला, ऋषिकेश। ओह, ओके। तो यहाँ पर ये चार्ट बन के आ रहा है, हमने यहाँ नहीं जाना, अभी कुछ नहीं जाना। आपने क्या देखना है, आपने यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है नेटल चार्ट, यहाँ आ रहा है डेट 13 जनवरी 1980। ये आ रहा है टाइम सुबह 5:20, प्लेस आ रहा है ऋषिकेश इंडिया। ये 3 चीजें आपको चाहिए होती। इसके बाद रेस्ट काम जो है वो इसी का ही है। ये लूनर कैलेंडर बनाया, यहाँ पे आ गई तिथि, ये रहा फर्स्ट तिथि। कौन सी तिथि लिखी है यहाँ पे? कृष्ण पक्ष की, ये रहा कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, जो मैं आपको बता रहा हूं, कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। और लॉर्ड ये सामने लिखा हुआ है, कौन है? चंद्रमा। सब कुछ आपको मिलेगा, पहले थ्योरेटिकल फिर प्रैक्टिकल। यहां चंद्रमा भी है, चंद्रमा कहां बैठा है? इन 7th राशि ऑफ एयर एलिमेंट, फायर इन एयर। ठीक है, चल जाएगा, दुश्मन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको चेक करना, इसमें सब चीज मिलेगी। ये रहा नक्षत्र, ये रहा योग, और ये रहा कर्ण। यहां पर ये चीज आपको बनी बनाई मिल जाएगी, और इसी चीज को लेकर हम कल इसका संपूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे कि हमें अपने पंचांग का जो फर्स्ट स्टेप करना है वो हमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण को लेकर करना। पंचांग से हम कल से स्टार्ट करेंगे। पंचांग के मैं आपको जो इसमें मेजर मेजर चीजें हैं, जैसे तिथि लॉर्ड्स, कैटेगरीज, नक्षत्र की चीज लॉर्ड्स, करण के लॉर्ड, ये सब मैं आपको भेज दूंगा। इनकी रेमेडीज भी आपको मिलेंगी, लेकिन पंचांग कंप्लीट होने पे। तो आपको कल अपनी अपनी तिथियां नोट करनी है, किस तिथि पे पैदा हुए हो, बस इतना ही करना है। लॉर्ड मैं आपसे शेयर कर लूंगा, जिसके बाद जगन्नाथ हो रहा है वो उसको मिल जाएगा, नहीं तो मैं अभी आपको इसका एक वो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा जिसमें तिथि लॉर्ड्स लिखे हो, वो आप उसको रख लीजिए। कल हम वहां से स्टार्ट करेंगे, और हम अभी मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट 17 इंक्लूडिंग मी, 16 हो गए टोटल। तो 16 के 16 चार्ट्स पे हम तिथि लॉर्ड की बात करेंगे, क्या पोजीशन है और तिथि लॉर्ड क्या बोलता है। उनका चार्ट नहीं लगेगा जिनका कैमरा ऑफ होगा, जिनका माइक ऑफ होगा। तो माइक्स और कैमरास ऑन रखिएगा। तिथि लॉर्ड से बात शुरू करते हुए वार पे जाएंगे, वार से नक्षत्र पे जाएंगे, नक्षत्र से करण पे जाएंगे, और करण से योग पे जाएंगे। करेक्ट जी। अभी मुझे आप लोगों से ये जानना है, किसी को कुछ भी समझ ना आया हो, किसी को लगा हो कि गलत आ गए रास्ते में, गलत क्लास में ज्वाइन कर लिया, कुछ ऐसा? एनीबडी प्लीज, बिल्कुल ऐसा एनीबडी, तो नहीं लगा कि गलत एनीबडी, क्लास में एनी आए। एनी रिग्रेशन? भाई किसी को कोई रिग्रेट हो रहा हो, गलत फंस गए भाई, कहाँ फंस गए इस बंदे के बल्ले, प्लीज कुछ समझ में ना आया हो बताओ भाई, क्योंकि बहुत जरूरी है, ये बहुत लंबा सफर है, नहीं 1 साल सर, का सफर है। सब कुछ समझ में आया सर। और देवी जी आपको तो वैसे भी आ जाना समझ में, आप टेंशन मत लो। आप सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी, हमारी क्लासेस कब कब हो रही हैं? फ्राइडे सैटरडे, अच्छा, फ्राइडे सैटरडे है। ओके, फ्राइडे सैटरडे 9 बजे, सेम टाइम। सर सेम कोशिश टाइम। कर रहे हैं समझने की। विशाल जी आप भी मजाक करोगे मेरे साथ? पीयूष बोल रहा हूँ सर। अच्छा पीयूष जी, हाँ, पीयूष जी आप चिंता मत करो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अभी कोशिश कर हमने रहे स्टार्ट थे। ही नहीं किया है। अभी तो जस्ट ये समझो कि आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसको जो बहुत नए हैं, जो पहली बार जुड़ रहे हैं यहाँ पे, उनको ये पता लगे कि जिस तरह से यहाँ पे चीजों को शेयर किया जा रहा है वो शैली क्या है। क्योंकि पढ़ाना तो मुझे आता नहीं, मुझे तो सिर्फ नॉलेज शेयर करनी है। पढ़ाने वाली सीढ़ी कब चढ़ेंगे पता नहीं, अभी तक तो इतना है कि चीजें शेयर हो रही हैं। और अगर वो चीजें भी क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, तो इट मीन्स कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतर रहा हूँ। सर तो मुझे सबसे पहले वो जानना है कि हाउस द रिस्पॉन्स। सर द हाउ द जोश, सर द जोश इज फैंटास्टिक।